नमस्कार दोस्तों, 49th क्लास ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी में क्लास है। 49th लेक्चर है ये। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज। ओके, नाउ कंटिन्यूस बॉडीज क्या होती है दोस्तों? हमने अब तक के जो सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन किए थे वो काय पे किए थे? डिस्क्रीट बॉडीज़ पे किए थे। डिस्क्रीट बॉडीज़ पे मतलब ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है, तो ये r1 पोजीशन वेक्टर पे एक पार्टिकल ऑफ मास m1 होता था, ठीक है। सिमिलरली r2 पोजीशन वेक्टर पे m2 मास का पार्टिकल होता था। सिमिलरली r3 पोजीशन वेक्टर पे m3 मास का पार्टिकल होता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू rn पोजीशन वेक्टर पे mn मास का पार्टिकल होता था, ठीक है। सो दीज वेयर ऑल डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ओके, डिस्क्रीट मतलब सेगे सेगे थे, सेगे सेगे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ठीक है ना। सो सच ए सिस्टम इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। सो फॉर ए सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यदि एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं मैं ऐसे सेंटर ऑफ मास का, इन एन पार्टिकल के सिस्टम का यदि मैं सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं तो इट विल बी 1/M यानी 1/ टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय समेशन i टू n, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड बाय है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है मतलब, तो समेशन i इक्वल टू 1 to n mi xi, ठीक है ना। यानी कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन एंड सो फॉर अप टू mn xn, ठीक है ना। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट वाज 1/M यानी कि 1/ टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय समेशन 1 to n mi yi, ठीक है ना। एंड सिमिलरली फॉर z कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नाउ दिस इज द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ओके, सो एज दिस इज द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स वी कैन नॉट यूज इंटीग्रेशन हियर, ठीक है। यहाँ पे समेशन से काम बन जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन यूज नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन कंटिन्यूस के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये डिस्क्रीट पार्टिकल का ही एक्सटेंशन है कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस यानी कि क्या होगा? बेसिकली जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स है आपके वो बहुत पास पास में इन्फाइनेटली स्मॉल डिस्टेंस पे जब अरेंज करते जाओगे डिस्क्रीट पार्टिकल्स को, तो ऐसा जो सिस्टम बनेगा वो कंटिन्यूस बॉडी का सिस्टम बनेगा, ठीक है ना। सो द कंटिन्यूस बॉडी कैन बी अज्यूम टू बी मेड ऑफ ट्रिलियंस एंड क्वार्टरलियंस ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ठीक है ना। ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास हमें लोकेट करना है अब कंटिन्यूस बॉडीज के लिए, तो क्या आएगा? और यहाँ पे जो कैपिटल एम है ये काय के बराबर था? ये बराबर था m इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू mn, ठीक है ना। सो आई कैन राइट कैपिटल M एज समेशन i इक्वल टू 1 to n mi, ठीक है ना। क्योंकि m1 प्लस m2 ऐसा करते करते mn तक है, तो मैं समेशन रूप में कैपिटल M को ऐसा लिख सकता था। समझ में आ रही बात? नाउ इन केस ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, द समेशन इन अबव फॉर्मूले शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये लिख रखा है। सो समेशन इन द अबव फॉर्मूले शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। सो वी डू नॉट टॉक ऑफ द आयत पार्टिकल, ठीक है ना। यहाँ पे हम किस बारे में बात करते थे? एक जनरलाइज्ड आयत पार्टिकल के बारे में बात करते थे, ठीक है ना, जो RI पोजीशन वेक्टर पे होता था, ठीक है, जिसके XYZ कोऑर्डिनेट XI YI और ZI होते थे, ठीक है ना। तो आयत पार्टिकल की बात करने के बजाय वी टॉक ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द बॉडी हैविंग मास dm, ठीक है ना। वैसे उसके बारे में बात करने के बजाय हम एक छोटा सा मास dm के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, छोटा सा मास dm, ठीक है। सो इफ XYZ आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस स्मॉल मास dm, यदि इस स्मॉल मास dm के XYZ कोऑर्डिनेट्स है, सो हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई कैपिटल X यानी कि ये जो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का है, कैपिटल Y यानी कि जो y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का है, कैपिटल Z यानी कि जो कंटिन्यूस बॉडी का z कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है ना। सो वी कैन राइट लाइक दिस। और ये यहाँ पे x y और z जो है, ठीक है ना, इनको dx dy dz क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि बहुत आसान बात है दोस्तों, dx dy dz इसलिए नहीं लिखा गया है
क्योंकि इतना छोटा आपका स्मॉल मास डीएम है, इतना छोटा स्मॉल मास डीएम है कि आप XYZ को ऑलमोस्ट उस स्मॉल मास डीएम के लिए इतना छोटा सा वो ऑलमोस्ट पॉइंट समान है, इतने छोटे उसके डायमेंशन है कि उतने सी जगह के लिए आप XYZ को ऑलमोस्ट फिक्स्ड मान सकते हो, ठीक है ना। इसलिए ये जो है इस फॉर्मूले में यहाँ डबल इंटीग्रेशन dx dm ऐसा नहीं आया, समझ में आ रही बात। डबल इंटीग्रेशन dx dm नहीं आने का कारण वही है कि जो dm है इतना छोटा है उसका डायमेंशन कि आप x y z ऐसा कोऑर्डिनेट उसका मान सकते हो, ठीक है ना, कि वो किसी रेंज में नहीं है ऐसा मान सकते हो, वो मतलब उसी जगह पे मान सकते हो XYZ यानी ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक अ पॉइंट, ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ पॉइंट, दैट्स वाई, ठीक है। सो कैपिटल X इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन x dm, कैपिटल Y इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन y dm एंड z इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन z dm, ठीक है ना। ये बात आ गई होगी समझ में, ओके। नाउ वी विल हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब बताइए मुझे कि यूनिफॉर्म वायर क्या होता है दोस्तों। यूनिफॉर्म वायर मतलब कि ऐसा वायर होगा जिसकी जो मास डेंसिटी होगी, जैसे वायर कैसा होता है आपका वन डायमेंशनल चीज़ है वायर मतलब एक लाइन समान होता है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म वायर मतलब क्या, इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक है ना, यहाँ से मैं एल लेंथ का टुकड़ा तोड़ूँ या मैं यहाँ से एल लेंथ का टुकड़ा तोड़ूँ, इस वायर का यूनिफॉर्म वायर को डिफाइन कर रहा हूँ मैं। यूनिफॉर्म वायर ऐसा वायर है कि मान लीजिए यहाँ से लेके तो यहाँ तक के वायर है और मैं ये छोटा सा टुकड़ा वायर का तोड़ता हूँ यहाँ से और दूसरा छोटा सा टुकड़ा वायर का तोड़ता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, और एल लेंथ के ही दोनों वायर के टुकड़े हैं मान लीजिए, तो इनका मास भी सेम होगा। समझ में आ रही बात मेरी। इससे ये पता चलता है कि मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, जो पर यूनिट लेंथ मास है इतनी लेंथ में, ठीक है ना, जब पूरा मास इसका लेंगे कैपिटल M तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए लेंथ इसकी कैपिटल L है, ठीक है ना, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगी, M/L हो जाएगी, कैपिटल L इसकी लेंथ है, ठीक है ना। और यहाँ से स्मॉल l लेंथ के दो टुकड़े तोड़ता हूँ तो उनका मास स्मॉल m के बराबर ही आएगा। समझ में आ रही है बात। अलग अलग लेंथ के टुकड़े तोड़ूंगा तो अलग अलग मास आएगा, लेकिन सेम लेंथ के टुकड़े तोड़ूंगा किसी भी पार्ट से तो मास सेम निकल के आने वाला है, मतलब कि लीनियर मास डेंसिटी सेम होगी। ये उसी तरीके की बात है दोस्तों जो आपके 3D जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स मतलब आपका स्फीयर हो गया, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है 3D ऑब्जेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट में जो मास होता है वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लिया जाता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पतला सा वायर है, थीन वायर है, तो पतला सा वायर है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं आ सकता, क्योंकि इसका तो वॉल्यूम है ही नहीं, इसकी तो लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए इसका जो डेंसिटी होगा वो होगा मास पर यूनिट लेंथ इंस्टेड ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात। सिमिलरली यदि हम निग्लिजिबल थिकनेस की रेक्टेंगुलर प्लेट लें, निग्लिजिबल थिकनेस की रेक्टेंगुलर प्लेट यदि हम लेते हैं तो इस निग्लिजिबल थिकनेस की रेक्टेंगुलर प्लेट जो कि 2 डायमेंशनल है, इसमें मास पर यूनिट एरिया इक्वल टू डेंसिटी होगा इंस्टेड ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर होता है। 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए मास पर यूनिट लेंथ यानी कि डेंसिटी के बराबर होता है, और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए जैसे कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, इसके लिए मास पर यूनिट एरिया होता है डेंसिटी के बराबर। समझ में आ रही है ना बात। दिस इज 2D ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। सो आ गई होगी बात होपफुली समझ में, ठीक है ना। सो लेट मी इरेज द थिंग्स एंड देन लेट वी मूव फॉरवर्ड विद दिस, ठीक है ना। सो हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है ना। ऐसा यूनिफॉर्म वायर है जो कि सेमी सर्कल के शेप में रखा गया है, ठीक है ना, सेमी सर्कल के शेप में है वो वायर, ठीक है। और यूनिफॉर्म है मतलब उसकी मास यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। समझ में आ रही है बात। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी सीएससी फिजिक्स ऑप्शनल का 2016 का क्वेश्चन, और ये कुछ इस तरीके से है। लेट कैपिटल M इज इक्वल टू मास, ठीक है ना। ये जो सेमी सर्कुलर वायर है ये यहाँ से हॉलो है, ओके, ये इतना जो एरिया दिख रहा है ये सारा हॉलो है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है।
ये बस इतने ही पार्ट में सारा आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये देखिए, ये इतने पार्ट में, ठीक है ना, जितना लाइन दिख रही है सिर्फ इतने ही पार्ट में आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे आएगा, 2016 में पूछा गया था। सो कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ दिस सेमी सर्कुलर वायर, कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है ना। कैपिटल M मास है, कैपिटल R रेडियस है। मास पर यूनिट लेंथ दैट इज लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर, ठीक है ना। मास पर यूनिट लेंथ क्या होगी, लीनियर मास डेंसिटी। मैंने अभी भी बताया था 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको 2 डायमेंशनल मत कंसिडर कर लेना, ये 1 डायमेंशनल ही है। क्यों 1 डायमेंशनल है, क्योंकि इसको जब आप यहाँ से उठाएंगे और इसको जब स्ट्रेच करेंगे, इस वायर को जो सेमी सर्कुलर शेप में है, इसको जब आप स्ट्रेच करके स्ट्रेट लाइन में लाएंगे तो ऐसा ही वायर दिखने वाला है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही होगा वो, ठीक है ना। तो इसको 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मत कंसिडर करना, ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही है, इसलिए मास पर यूनिट लेंथ डिफाइंड होगी इसकी, क्योंकि मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ के अलॉन्ग है, एरिया के अलॉन्ग नहीं है, इसलिए ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। सो यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर है, मास पर यूनिट लेंथ दैट इज लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर कैसे दी जाएगी, लैम्बडा इक्वल टू कैपिटल M बाय पाई आर। अब ये कैसे आया, देखिए दोस्तों, आपका जो ये मान लीजिए ये सेमी सर्कल है ना, आपका फुल सर्कल कैसा होता है, इस तरीके का आपका फुल सर्कल होता है। तो मान लीजिए कैपिटल R रेडियस का फुल सर्कल हो, तो आपके फुल सर्कल का सरकमफेरेंस किसके इक्वल आता है, मतलब सरकमफेरेंस मतलब इसका मेजर बेसिकली, ये जो है ना पेरीमीटर, यानी कि तो सरकमफेरेंस जो है, जो सर्कल के केस में पेरीमीटर नहीं बोलते, सरकमफेरेंस बोलते हैं, इसलिए ये जो यहाँ पे डार्क किया हुआ मेरा एरिया है, इसका किसके इक्वल आता है, पेरीमीटर सर्कल का। तो सर्कल का सरकमफेरेंस आता है 2 पाई R, 2 पाई इंटू रेडियस के बराबर। अब मैं इसको अगर सेमी सर्कल में तब्दील कर दूं, तो सेमी सर्कल अगर मैं बना दूंगा तो एग्जैक्टली 2 बराबरी के टुकड़ों में काट दूंगा बीच से, तो ऑब्वियसली सरकमफेरेंस विल बी इक्वल टू पाई R, ठीक है ना। 2 हट जाएगा क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ रही बात। सो पाई R आ जाएगा। सो मास पर यूनिट लेंथ किसके बराबर है, कैपिटल M इज द मास ऑफ दिस सेमी सर्कुलर वायर एंड लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कुलर वायर इज इक्वल टू पाई R के बराबर है, ठीक है ना। सो मास पर यूनिट लेंथ किसके बराबर आएगा, M बाय पाई R के बराबर आएगा, ठीक है ना। होपफुली आ गई होगी बात समझ में। सो लेट मी इरेज दिस थिंग्स, ठीक है ना। यस, सो लैम्बडा इक्वल टू कैपिटल M बाय पाई R, ठीक है ना, मास पर यूनिट लेंथ है ये, ठीक है। नाउ आई विल कंसिडर, मैं एक एलिमेंट कंसिडर करूंगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x, y पे, ठीक है ना। x, y पे मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया, ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि ये आपका वायर है, ठीक है ना, और मैं यहाँ एक ले रहा हूँ थिन एलिमेंट, ठीक है ना, ठीक है। ये एलिमेंट है आपका, ठीक है, ये एलिमेंट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ज्वाइन कर रही है इनको, ठीक है ना। और ये जो दोनों पॉइंट्स है ये थिन एलिमेंट के, ठीक है ना, जो ये बहुत ही पॉइंट साइज का है ये, तो ये जो 2 पॉइंट्स है इनके बीच में डिस्टेंस जो है ये 2 पॉइंट्स के बीच में ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, यानी ऑलमोस्ट पॉइंट वाला एलिमेंट है, ठीक है ना। सो मैं कंसिडर कर लेता हूँ r cos थीटा r sin थीटा पे, x, y पे कंसिडर किया बेसिकली एलिमेंट बेसिकली x, y पे कंसिडर किया। और ज्योमेट्री अगर लगाता हूं मैं कि ये x, y जो पॉइंट एलिमेंट है मेरा, ठीक है, और इसकी मैं ज्योमेट्री लगाता हूं यदि, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा ये r cos थीटा के बराबर आएगा बाय ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि थीटा एंगल बना रहा है ये एलिमेंट x एक्सिस से, ठीक है ना। और जो y इसका आएगा कोऑर्डिनेट दैट विल बी r sin थीटा, समझ में आ रही ना बात। सो y कोऑर्डिनेट विल बी r sin थीटा, ठीक है। सो क्या होंगे, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है ना। सो आई कैन देन राइट x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा एंड लेंथ ऑफ द एलिमेंट dl, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द एलिमेंट मान लीजिए dl है, ठीक है ना, तो dl इक्वल टू r d थीटा होगा, ठीक है। ये जो dl है ये r d थीटा के इक्वल होगा, यानी रेडियस मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रल एंगल, जो सेंट्रल एंगल बना रहा है। तो ये तो बचपन का ही फॉर्मूला है, रेडियन की डेफिनेशन से आता है ये, ठीक है ना। तो r इंटू डी थीटा विल बी इक्वल टू डी एल, ठीक है ना। क्यों r इंटू डी थीटा विल बी इक्वल टू डी एल, क्योंकि जो आप भली बात ही जानते हैं कि मान लीजिए मेरा ये सेमी सर्कल है
और मान लीजिए ये मेरा लेंथ एल की आर्क है, ठीक है ना, और ये थीटा एंगल है, तो आर इंटू थीटा इज इक्वल टू यूर एल, ठीक है ना। अब मैं ये थीटा को बहुत छोटा कर दूंगा, यदि थीटा को बहुत छोटा कर दूंगा तो आर डी थीटा हो जाएगा। तो थीटा बहुत छोटा अगर कर दिया मैंने, तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली, ठीक है ना, ये लेंथ भी बहुत छोटी हो जाएगी, तो वो डी एल में तब्दील हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात। सो आर डी थीटा इक्वल टू डी एल। सो फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट एज इट सबटेंड्स अ वेरी एंगल स्मॉल एंगल एट द सेंटर, सो बहुत स्मॉल एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे, इसलिए लेंथ भी इस छोटे से एलिमेंट की डी एल यानी कि डिफरेंशियल लेंथ ही होगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पॉइंट साइज का एलिमेंट है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। सो डी कैपिटल एल यानी कि आपका लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा के बराबर होगा। समझ में आ रही बात। यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है, ठीक है ना, दिस इज इन रेडियन, ठीक है, दिस इज इन रेडियन नॉट इन डिग्रीज, ठीक है ना। अगर डिग्रीज में लोगे तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा, फॉर्मूला ये नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो ये जो है ये फॉर्मूला बेसिकली डेफिनेशन ऑफ रेडियन से आया है। अगर क्लास 11 की एनसीईआरटी खोलोगे तो रेडियन को डिफाइन किया है उसमें, ठीक है ना। तो रेडियन की डेफिनेशन से भी ये फॉर्मूला आता है। और दूसरी चीज, अगर क्लास 10th की बुक खोलोगे, जो भी आपका बोर्ड होगा या सीबीएसई होगा, तो क्लास 10th की बुक में भी ये चीज दी हुई है कि जो लेंथ होती है, ठीक है ना, आपकी जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, ये हमेशा थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर के बराबर होती है करके। समझ में आ रही बात। तो ये चीज दी हुई है, तो ये तो बचपन का कंसेप्ट है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड, फिर भी मैंने उसको हल्का फुल्का डिस्कस कर ही दिया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो मास ऑफ द एलिमेंट डीएम, ठीक है, तो डीएम यानी कि मास ऑफ द एलिमेंट किसके बराबर होगा, लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है ना। अब मास पर यूनिट लेंथ जो भी होगा, ठीक है, अगर मुझे मास निकालना है उस एलिमेंट का, तो मेरा मास पर यूनिट लेंथ किसके बराबर है, एम बाय पाई आर के बराबर है, ठीक है ना, एम बाय पाई आर के बराबर है। तो मास पर यूनिट लेंथ को जब मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास ऑफ दैट लेंथ मिलेगा, ठीक है ना। ये तो यूनिटरी मेथड का बात है, ठीक है। सो मास ऑफ द एलिमेंट किसके बराबर होगा, डीएम, ठीक है। ये जो छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पे जो डार्क किया गया है, इसका मास है डीएम। नाउ व्हाट विल बी दिस डीएम बी इक्वल टू, डीएम किसके इक्वल होगा, लैम्बडा डीएल के इक्वल होगा, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ अभी निकाला एम बाय पाई आर के बराबर है। क्यों कैपिटल एम बाय पाई आर के बराबर है बता चुका हूं, क्योंकि पाई आर इज द लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कुलर वायर और मास टोटल मास इज कैपिटल एम, सो एम बाय पाई आर इज द मास पर यूनिट लेंथ। एंड डीएम का अगर हमको मास निकालना है तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल लेंथ का है, तो मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है ना, विल बी इक्वल टू मास, ठीक है। सो डीएम मास इज इक्वल टू एम बाय पाई आर इंटू डीएल, ठीक है ना। नाउ डीएल का वैल्यू आर डी थीटा है, तो यहाँ पे डीएल की जगह पे आर डी थीटा सब्सटीट्यूट किया, ठीक है ना, लैम्बडा की जगह पे ये सब्सटीट्यूट किया ऊपर वाला। समझ में आ रही बात। सो एम बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा, तो आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एम बाय लैम्बडा, एम बाय नॉट लैम्बडा, एम बाय पाई डी थीटा के बराबर, ठीक है ना। तो डीएम किसके बराबर है, एम बाय पाई डी थीटा के बराबर है डीएम आपका, ठीक है ना। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स यदि हमें निकालने हैं तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन एक्स डीएम, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो कैसे निकालूंगा मैं, बताइए मुझे। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। ये जो डेफिनेशन हमने शुरू में लिखी ना कि ये जो लिखी है यहाँ पे बॉक्स में डेफिनेशन जो शुरू में निकाली हमने, ठीक है ना, यहाँ पे जो एम थे वो डीएम में तब्दील हो गए थे, ठीक है ना। और एक्स वाई जेड ये चूंकि पॉइंट एलिमेंट था तो एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड में नहीं बदले थे, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड ही रहे थे इंस्टेड ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशियल, एंड द मास वाज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशियल, दैट इज डीएम। समझ में आ रही है ना बात। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास किस रूप में लिखे जा सकते हैं, इस रूप ये फॉर्मूले से दिए जा सकते हैं, ठीक है ना, जो बॉक्स में दिए हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन एक्स डीएम, ठीक है ना। सो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1/m इंटीग्रेशन एक्स डीएम, ठीक है। सो 1/m इंटीग्रेशन 0 to पाई, ठीक है ना, 0 to पाई इंटीग्रेशन करूंगा। क्यों 0 to पाई करूंगा, क्योंकि मैं एक्स और डीएम को, जो एक्स और डीएम है उनको मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा थीटा के टर्म्स में, ठीक है ना। सो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा निकाला है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा जो हमारा कंसिडरेशन है कोऑर्डिनेट्स का वो ट्रिग्नोमेट्री से आया है, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आ गया।
dm का वैल्यू किसके इक्वल आया, dm का वैल्यू इसके इक्वल आया, तो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ d थीटा आया है और इंटीग्रेशन आया है, तो d थीटा है आया है तो थीटा के ही लिमिट्स डालने होंगे इंटीग्रेशन के ऊपर नीचे। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to पाई जा रहा है। क्यों 0 to पाई जा रहा है, क्योंकि मेरे एलिमेंट्स, पहले मेरा एलिमेंट 0 रेडियन पे आएगा, 0 रेडियन पे एलिमेंट आएगा, फिर 1 रेडियन पे एलिमेंट आएगा, 2 रेडियन पे आएगा, ऐसा करते 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 पाई रेडियन पे आएगा मेरा लास्ट एलिमेंट, ठीक है ना। तो पाई रेडियन पे लास्ट एलिमेंट आएगा, यानी कि 180 डिग्री पे, तो मैं 0 to पाई इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है ना। सो 1/M 0 to पाई r cos थीटा m बाय पाई d थीटा, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग। नाउ व्हेन आई विल सॉल्व दिस इंटीग्रल, what will I get? See, this is constant, this is constant, this is constant, ठीक है ना। So everything is going to come out, मतलब rm divided by m पाई, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 0 to पाई cos थीटा d थीटा, ठीक है ना। दिस विल बी इक्वल टू दिस। समझ में आ रही बात। सो अगर मैं यहाँ पे ये देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस विल बी r अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई cos थीटा d थीटा, ठीक है ना। नाउ इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, नहीं सॉरी प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा होता है, तो ये यहाँ पे मैं ऊपर नीचे लिमिट डाल दूंगा, ठीक है ना। सो इट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है, ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा 0 to पाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है ना। सो साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये दिस इंटीग्रल विल टर्न इनटू 0, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालते समय जो एक्स कोऑर्डिनेट है, समझ में आ रही बात मेरी, एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ गया मेरा, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है ना, इंटीग्रल सॉल्व करने पे। समझ में आ रही बात। नाउ सिमिलरली y के लिए क्या करूंगा मैं, 1/y इंटीग्रेशन y dm करूंगा, ठीक है ना। नाउ y का वैल्यू मुझे पता है r साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है ना, ये यहां से पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैं y की जगह पे r साइन थीटा डाल दूंगा, ठीक है, और dm के जगह पे तो एज यूजुअल यही डालेंगे, ठीक है ना। तो dm के जगह पे वो डाल दिया। सो 1/m इंटीग्रेशन, अगर अगेन 0 to पाई इंटीग्रेशन क्यों आया वो बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 0 to 180 डिग्री, 0 डिग्री टू 180 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, तो 0 to पाई हो जाएगा रेडियन में, ठीक है ना। तो r साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय m बाय पाई d थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से r m और पाई बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो r m अपॉन पाई, और ये जो m ऑलरेडी है वो यहाँ पे रहेगा, तो m और m कैंसिल हो जाएंगे, और इंटीग्रेशन आएगा 0 to पाई साइन थीटा d थीटा, ठीक है ना। नाउ साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और ये 0 to पाई आ जाएगा, और r बाय पाई एज इट इज बाहर रहेगा। समझ में आ रही बात। नाउ व्हेन वी विल सॉल्व दिस, जब यहाँ पे लिमिट पुट करोगे cos 0 और cos पाई की लिमिट यहाँ पे जो पुट करोगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो यू विल गेट दिस इक्वल टू 2, ठीक है ना, 2 के इक्वल आ जाएगा, और फिर ये 2 मल्टीप्लीकेशन में ये 2 के इक्वल आ गया तो 2 सामने चला जाएगा। समझ में आ रही बात। तो 2r बाय पाई आ जाएगा y का वैल्यू, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आया, 2r बाय पाई के इक्वल आया। सो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 0,2r बाय पाई पे होगा। समझ में आ रही है ना बात। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि z कोऑर्डिनेट क्यों नहीं लिया सर, ठीक है, क्योंकि आपने जब शुरू में डिराइव किया था तो z कोऑर्डिनेट भी डिराइव किया था, तो फिर यहाँ पे z कोऑर्डिनेट क्यों नहीं लिया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, z इसलिए नहीं लिया है क्योंकि z इज ऑलरेडी गोइंग टू बी 0, z 0 ही आने वाला है, क्योंकि आपका जो ये सेमी सर्कुलर वायर जो है, ये इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है z एक्सिस के अलॉन्ग 0 है, ठीक है ना। z एक्सिस मतलब कौन सी एक्सिस है आपकी, चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। z कोऑर्डिनेट क्यों नहीं निकाला है सेंटर ऑफ मास का, वो बता देता हूँ, क्योंकि इट इज ऑब्वियस दैट इट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों 0 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो आपका सेमी सर्कुलर वायर है, ये 2 डायमेंशनल फिगर के रूप में बनाया गया है, ठीक है ना। तो आपका सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलॉन्ग है, ये एक्स वाई प्लेन में ही आपका सारा का सारा मास लाई करता है। जेड एक्सिस मतलब कौन सी एक्सिस होगी, ये जो यहाँ से बाहर आ रही है, ये जो ओरिजिन दिख रहा है, जो काला कर रहा हूं मैं, वहां से जो आपके डिवाइस की स्क्रीन को फाड़ते हुए आपके मुंह के तरफ जो एक्सिस आएगी यहाँ से, ये काले डॉट से, दैट विल बी जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो वो उसके अलॉन्ग तो उधर साइड तो कोई मास ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स जेड कोऑर्डिनेट जो है वो ऑब्वियसली
इट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। सो z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, सो दैट्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास होंगे वो 0, 2r/π पे होंगे, ठीक है ना। सो सेंटर ऑफ मास इज एट 0, 2r/π। अब हम ये बात पता लगा लेते हैं कि जो x इक्वल टू 0 आया है मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 के इक्वल आया है मेरा सेमी सर्कुलर वायर के लिए। तो क्या ये x कोऑर्डिनेट हमारे सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पे फिट बैठ रहा है? तो देखिए दोस्तों, x कोऑर्डिनेट क्यों 0 आया है, सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे यहाँ पे क्यों आ रहा है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास 2r/π, y की लेंथ, y का कोऑर्डिनेट 2r/π है, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास आपका, ठीक है ना। 0, 2r/π यहीं पे कहीं होगा, समझ में आ रही बात। तो ऐसी जगह पे क्यों आया है सेंटर ऑफ मास? क्योंकि देखिए दोस्तों, इस एक्सिस के अबाउट मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट यदि मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर साइड मास सेम है और इधर साइड सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन पे ही कहीं तो भी सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों इस लाइन पे ही होना चाहिए? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ही ऐसी होती है कि वो मास को सिमेट्रिकली डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए, तभी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल मास होगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन दिस वाई एक्सिस, समझ में आ रही ना बात। तो अगर वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तो ऑब्वियसली इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 0, समझ में आ रही ना बात। So that's why this our derivation in our derivation also x coordinate has come as 0. So it is our derivation is right, ठीक है ना। So इस तरीके से कॉमन सेंस भी थोड़ा बहुत लगाते आना चाहिए, ठीक है। So center of mass is at 0, 2r/π and this question has been asked in 2016 UPSC CSE physics optional paper, ठीक है ना। 2016 में पूछा गया था, ठीक है। So thank you very much for watching. In the next class we will do center of mass of a uniform semicircular plate, ठीक है ना। ये हम करने वाले हैं अगले क्लास में। So till then बने रहिएगा मेरे साथ। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा और थैंक यू वेरी मच। जय